हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है और ये रेलवे का एग्ज़ाम का एनालिसिस जो है वो आप तक मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं। यानी कि मैथ्स का जो एनालिसिस है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग आपको 30 से 32 प्रश्न जो आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं, उन 30 प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैंने आपको बताया आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपके द्वारा ही जो क्वेश्चन भेजे जाएंगे उन्हीं क्वेश्चनों का मैं एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मुझे किसी अगर अन्य संपर्क के माध्यम से या अन्य माध्यम से अगर वो प्रश्न मुझे प्राप्त होता है तो मैं उन प्रश्नों का एनालिसिस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जिनके पेपर्स बाकी हैं, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उन लोगों तक ये एनालिसिस पहुंच जाए और वह लोग इसे देख करके आने वाले क्वेश्चनों को क्या कर सके, उसके क्राइटेरिया को समझ सके और अपना पेपर अच्छा कर सके। क्योंकि आप जानते हैं ऑलमोस्ट आप इतने दिनों का एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो क्वेश्चंस है वो लगभग रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ उसके डेटा जो है वो क्या हो रहे हैं, लगभग चेंज हो जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ वहाँ चेंजेस करके पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर हमने उन सभी एनालिसिस को देखा तो ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यानी कि अब रिपीटेशन बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं अगर आप ये एनालिसिस को देखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और वही क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके दोस्तों, इसलिए मैथ्स का एनालिसिस रोज देखिए, शिफ्ट 1 के भी देखिए, शिफ्ट 2 के भी देखिए। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने की कृपा करें। ओके दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 29 जनवरी के शिफ्ट नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चेंजेस देखने को मिला था, उन सारे चीज़ों का एनालिसिस आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्त, आप जरूर इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, यही मैं आपसे कहूँगा, और अपना पेपर अच्छा करें। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज 29 जनवरी को हमें सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था। सबसे पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था, सेकंड शिफ्ट में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन सिर्फ आंकड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया था। क्या आंकड़ा चेंज किया था उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि किसी बहुभुज का, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई बहुभुज है, ऊपर थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, कोई बहुभुज है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पे दिन में रात में वीडियो बनाना पड़ता है, मजबूरी है, और रात में लाइटिंग कहीं भी रहे, फोकस आपको इसके ऊपर आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी तक हम लोग कुछ कमाए नहीं है कि आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला बोर्ड यहाँ लगा दिए और बाकी सब टीचर लोग की तरह पढ़ाएं। तो अभी हम लोग छोटे हैं और उसको आगे कोशिश करेंगे, आपकी अगर मेहरबानी रहेगी तो जल्द से जल्द उसकी भी बंदोबस्त करेंगे। तो कोई बहुभुज का आंतरिक कोण माइनस बाहरी कोण का जो अंतर है, आंतरिक कोण माइनस बाहरी कोण का माप जो है वो आपको दिया गया है 36 अंश। तो हमें पूछ रहा है बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न आपको शिफ्ट 1 में भी देखने को मिला था, वहां पे एंगल 60 डिग्री था और यहाँ पे 36 डिग्री है। कुछ नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के बीच में जो आपको डिफरेंस है वो 36 अंश है। और ये एक चीज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आई और ई यानी कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का किसी भी बहुभुज का जो योगफल होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में होता है और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री का होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 2i बराबर हो जाएगा आपको 216, तो i बराबर हो जाएगा 108 अंश। दो से इसको मैंने डिवाइड किया, अगर i है 108 अंश का तो e निकालने का मतलब है 180 में से 108 को क्या करिए, घटा दीजिए, यानी 72 अंश आ गया। और भुजाओं की संख्या निकालने का मतलब है दोस्तों, एकदम अच्छी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए, भुजाओं की संख्या निकालने का मतलब है कि आप 360 में क्या करेंगे, बाहरी कोण से भाग दे दीजिए।
अगर भुजाओं की संख्या दिया रहेगा और बाहरी कोण का माप निकालना रहेगा तो भी वही काम करना है कि जो आपको भुजाओं की संख्या रहेगा उसी को 360 से भाग देना पड़ेगा। तो याद रखना, ये चाहे भुजाओं की संख्या पूछा हो, चाहे बाहरी कोण का, आप भुजाओं की संख्या पूछा हो, चाहे आपको बाहरी कोण का माप पूछा हो। अगर भुजाओं की संख्या दिया है तो भी हम लोग बाहरी कोण का माप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर भुजाओं की संख्या पता होगा तो। यहाँ में हमें भुजाओं की संख्या निकालना है तो जो बाहरी कोण का माप है मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, 18 चौक 72 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 20 हो गया, 4 से इसको मैंने डिवाइड किया 5, यानी भुजा की माप संख्या कितनी होगी 5। तो ये हमारा पहले प्रश्न का सलूशन हुआ। इस चीज को एकदम ध्यान से रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपको रोज रिपीट हो रहा है ये। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्त, तो मैं आपके लिए बेटर करने की पूरी कोशिश करते रहूंगा। ओके, आपको जितने क्वेश्चंस आप मुझे तक शेयर करेंगे मैं उसे एनालाइज करके आपको जरूर उस आप सही आंकड़ा पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चों को आंकड़ा ऑलमोस्ट सभी याद नहीं रहता है, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, अगला प्रश्न बोल रहा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का, मैं इसलिए बोल रहा हूं अगर आपको कहीं नहीं दिख रहा या भाषा नहीं समझ में आ रही होगी तो आप मेरे शब्दों को सुन सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें क्या बोल रहा है, औसत ज्ञात करिए। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है, नेचुरल नंबर। मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट 15 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कहाँ है 15 तक। तो आपको दोस्तों मैंने उसी दिन बताया था एक कि अगर आपको हर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो ऐसे समय अगर आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या भी पता है तो ऐसे समय आपको कुछ नहीं करना है, औसत निकालते समय पहले नंबर को क्या करिए, आखिरी नंबर के साथ ऐड कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। यही तो है औसत का सूत्र, जब आपको सभी वैल्यू क्या हो उसके बीच का डिफरेंस 1 हो। एकदम सिंपल सा तरीका, डिफरेंस मतलब समान हो, डिफरेंस चाहे 2 का हो चाहे 1 का हो उससे मतलब नहीं। अगर आपको ये डिफरेंस पता है तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, सब जगह डिफरेंस सेम है तो पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे 2, ये हो जाएगा 16/2, यानी कि आपका औसत इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि साइन x प्लस वाई का मान आपको दिया है करनी 3/2 और साइन x माइनस वाई, सॉरी कॉस है यहाँ पे, कॉस s माइनस वाई बराबर दिया है 1/2, तो x की वैल्यू क्या होगी, और अगर x बड़ा है या छोटा बराबर है किसके, y के, यानी कि x की जो वैल्यू है y के इक्वल भी हो सकती है या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इन दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात, आप दोस्तों जानते हैं कि साइन x प्लस वाई बराबर करनी 3/2, तो साइन के कौन सा डिग्री का मान होता है, तो 60, यानी कि x प्लस वाई बराबर यहाँ पे क्या हो गया 60। कॉस के कौन से डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप जानते हैं कि ये भी 60 का ही होता है, यानी x माइनस वाई बराबर भी कितना हो गया 60। इसको जोड़ दिया, ये हो गया 2x बराबर 120, x बराबर हो गया 60। हमें तो x की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 है, अगर y की वैल्यू पूछता तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल ये आपको 60 है, इसका मतलब है अगर x 60 है तो y क्या होगा, 0 ही होगा, अगर y की वैल्यू पूछा होता तो। ओके, तो इस तरह से आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था कि करनी में 2401 बटे में x बराबर x बटे में 6.25 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि आपको ये इक्वल दिया गया और आपको बोला है x की वैल्यू कितनी होगी, x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं ये क्या है, 49 का वर्ग है, 49 बटे ये हो जाएगा x,
बराबर x बटे में 6.25। ठीक है, गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 49 इंटू 6.25। अब एक्स स्क्वायर हटाना है यानी इसका वर्गमूल निकालना है, तो x बराबर करने के अंदर क्या हो जाएगा 49 गुणे 6.25। अब इसका वर्गमूल देखिए ये 7 होता है और इसका आपको 625 25 का होता है, लेकिन यहाँ दशमलव लगा यानी कि ये 2.5 हो गया। अब इसका मैं गुणा कर देता हूँ तो ये आपको हो जाता है 17.5। 25 7 175 होता है, तो एक अंक बाद दशमलव यानी 17.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा नया देखने को मिला त्रिकोणमिति में, इससे पहले इस प्रकार का प्रश्न नहीं था। cot 35 का वैल्यू दिया गया है 2 माइनस रूट 3। तो हमें पूछा है tan 55 इंटू cot 35 प्लस tan 35 इंटू cot 55 का वैल्यू कितना होगा। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिए, cot 35 का वैल्यू दिया गया है कितना 2 माइनस रूट 3 ये दिया गया है। तो क्या मैं tan 35 का वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, cot का जस्ट अपोजिट होता है, cot का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि tan 35 का वैल्यू हो गया 1/2 माइनस रूट 3। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसका मैं हर का जब परमेयीकरण करूंगा तो ये 2 प्लस करने 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 2 का वर्ग 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ tan 35 बराबर 2 प्लस रूट 3 है ना। इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ये चीज को मैंने आपको निकाल के बताया कि बाई चांस अगर आपको नहीं समझा तो कैसे लिखते। मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता था, अगर cot 35 बराबर 2 माइनस रूट 3 है और इसका स्क्वायर का अंतर, इसके स्क्वायर का अंतर अगर 1 है तो सिर्फ कॉन्जुगेट का आपको वैल्यू लेना रहता है, यानी कि यहाँ पे बीच में प्लस लगा देना रहता है। अगर इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 रहता है तो हमेशा याद रखिए सेकेंड जो पेयर है वो आपको सिर्फ प्लस में रहेगा। ये चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे तो मैंने आपको निकाल के बताया कैसे आया, लेकिन आप इसको डायरेक्टली बोल सकते थे। ओके, मुझे tan 35 भी आ गया, cot 35 भी आ गया। अब ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है या cot थीटा बराबर जो होता है, या tan थीटा ले लीजिए, tan थीटा को मुझे अगर cot में बदलना है तो 90 में से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं tan 55 को चेंज कर सकता हूँ cot में। कैसे चेंज करूंगा, 90 में से इसको घटा दूंगा तो ये हो जाएगा cot 35 हो जाएगा। 90 में से 55 गया तो कितना हो जाएगा 35 इंटू cot 35। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan हमारा मान कितना आया था, tan थीटा tan 35 बराबर आ गया था हमारा 2 प्लस रूट 3। और यहाँ पे देखिए मैं tan को 35 है और cot 55 का हमने वैल्यू नहीं निकाला, तो मैं tan को चेंज करूँगा, cot को चेंज करूँगा। यहाँ tan 35 इंटू इसको चेंज किया तो ये tan में चेंज होता है और ये भी क्या हो जाएगा tan 35। ये हो गया cot स्क्वायर थीटा यानी cot स्क्वायर 35 प्लस tan स्क्वायर 35। अब आप जानते हैं इसका वैल्यू हमने निकाल के रखा है, तो मतलब 2 माइनस रूट 3 का हमें क्या करना है स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा एल्जेब्रा की बात आती है। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो एल्जेब्रा की बात क्या आती है, आपको मैंने इससे पहले भी बताया है कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सेम चीज़ है, बीच में प्लस है स्क्वायर है, तो ऐसे समय इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होता है इक्वल होता है। और अगर ये चीज बीच में माइनस रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो ऐसे समय इसकी वैल्यू क्या होती है 4ab के इक्वल होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर समय बचाना है तो, नहीं तो आप हल करेंगे तो उत्तर वही आएगा लेकिन समय बर्बाद होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर, यानी मेरा a क्या है यहाँ पे 2 है यानी 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करूंगा 3 यानी 4 3 7 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया 14। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही हलवा सा प्रश्न पूछा था जो सब बच्चों ने जरूर तीर मार के होगा इस पे, कि सीपी की वैल्यू अगर 950 रुपए है और एसपी की वैल्यू अगर आपको 1140 रुपए है, तो बताइए प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा।
एकदम सिंपल सी बात है, आप इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आपको मिल जाएगा 190 रुपये का है, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना है 190 का। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होगा 190 बटे में सीपी यानी कि 950 गुणे 100। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपको ये सुनना इससे कट गया, 19 बचे 95, यहाँ दामा 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 20% का प्रॉफिट आपको आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ये सरल प्रश्न था, इसमें कोई डाउट वाली बात थी नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 7200 रुपये है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और 30% का प्रॉफिट होने के लिए एसपी क्या होगा, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बोल रहा है अगर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है वो 7200 रुपये है तो क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है। तो 30% के प्रॉफिट के लिए, के लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है दोस्त, यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एसपी दिया गया है, एसपी दिया है यानी कि एसपी का जब हम लोग क्या करते हैं एसपी से सीपी निकालने जाते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ये 20% है यानी कि 1/5 है, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा 5। अगर आप रेशियो फॉर्म में करते हैं तो सीपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन जब मैं एसपी निकालने जाता हूँ तो आपको मालूम है सीपी निकालने जा रहा हूँ तो सीपी की वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, और एसपी की वैल्यू कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। तो ये मेरा तरीका है क्या, आपको सीपी निकालने का। जब एसपी दिया रहेगा एसपी से सीपी निकालना रहेगा, और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया है तो इस तरह से आपको पहले सीपी रखना पड़ेगा और बाद में एसपी। अब अगर मुझे यहाँ से तो सीपी निकल गया, ये सीपी हो गया, और ये सीपी पे हमें क्या करना है 30% का लाभ कमाना है। 30% मतलब हो गया 130 बटे में 100। इसको भी मैं रेशियो फॉर्म में चेंज करके छोटा कर सकता था, लेकिन मैंने बोला जाने दीजिए। चलिए अब इसी को अगर हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस रूप में चल कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। 30% मतलब होता है आपको 30/100, यानी कि 0 से 0 कट गया, 3/10 यानी ये 13 हो गया, और ये क्या हो गया 10 हो गया। ओके, अब इसको हल कर लीजिए। 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 6 दूनी 12 हो गया। देखो 6 दूनी 12, 12 से इसको मैंने काटा तो 12 छंग 72, ये 600 हो गया, यानी कि 600 गुणे 13, 13 छंग 7800, यानी कि आपको उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए 7800। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं, एसपी दिया है, एसपी से सीपी निकालने के लिए मैंने सीपी निकाला, फिर उसका मैंने क्या किया 130 या तो 30% प्रॉफिट निकाल लिया। 30% के प्रॉफिट पर अगर बेचना है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा उसको मैंने फाइंड आउट करके दिखा दिया आपको। तो इसी तरह से आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे के कुछ प्रश्न। यस, एक बहुत अच्छा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर मैं 19 के ऊपर घात 300 है और इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा वो बता दीजिए मुझे। तो मुझे सिर्फ ये संख्या को देखना है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है कि छोटी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, यानी कि शेषफल जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका माइनस मतलब ये वैल्यू, अगर मैं 19 को 20 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -1 बचेगा। इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा, -1 लिख लूंगा, और उसके ऊपर पावर कितना रख दूंगा 300। शेषफल की बात कर रहा हूँ। अब अगर ये -1 के ऊपर पावर सिर्फ अब मुझे देखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो -1 होगी या तो +1 होगी। तो -1 होगी कि +1 होगी ये पावर डिसाइड करेगा। पावर क्या है, सम संख्या, सम संख्या रहेगा तो आप जानते हैं किसी भी सम संख्या अगर घात सम संख्या होती है तो माइनस का चीज क्या हो जाता है, पॉजिटिव में बदल जाता है, क्योंकि माइनस संख्या का माइनस का वर्ग क्या होता है, या माइनस का सम संख्या पावर अगर रहेगा तो हमेशा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। और अगर ऑड नंबर होता तो माइनस में आता था। यहाँ पावर क्या है,
आपको क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, प्लस में आएगा। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए अगला प्रश्न दिया है, थोड़ा सा गिला हो गया, इसको पूछते हैं कि अगर मूलधन 6,000 है, देखो बहुत सरल से प्रश्न है, मूलधन बोल रहा है कितना है, 6,000 रुपये है, और रेट दिया गया है 10%। ओके, समय बोला है 2 वर्ष, तो हमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इसको देखिए मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। पहला सरल तरीका है, 2 साल का ब्याज मुझे क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, 2 साल का मुझे क्या करना है, ब्याज निकालना है। कौन सा, CI। तो पहले साल क्या होता है, हर साल पहले साल क्या होता है, मूलधन लगता है, सॉरी साधारण ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज इसका क्या होगा, 6,000 का 10%, यानी कि आपको 600 हो गया। कैसे निकाला सर, 6,000 गुणे 10/100, शून्य से शून्य कट गया, यानी 600 रुपया हो गया। तो ये 600 पहले साल भी लगेगा, दूसरे साल भी लगेगा, क्योंकि पहले जो इसका आपको ब्याज है वो आपको 600 ही रहेगा। इसके बाद सेकेंड ईयर, पहली ईयर तो आपको सिर्फ क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। इसलिए पहले साल का जो ब्याज होगा वो 600 ही रुपया मिलेगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, इस मूलधन पे भी ब्याज मिलेगा, तो उस मूलधन पे ब्याज तो 600 ही रुपये हुआ, और इस ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो 600 का 10% निकाल लीजिए, 60 रुपये। यहाँ 60 और ऐड कर दीजिए, और इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 600 600 1200 1260 रुपये आपका टोटल क्या होगा, ब्याज हो गया। ये हुआ एक पद्धति से, यानी कि हमारा CI क्या आएगा, 1260 रुपये आएगा। अगर सेकेंड विधि मुझे करना है, तो 10% का मतलब होता है कि 1/10, यानी कि अगर 10 रुपये मूलधन है तो ब्याज आपको प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 111, सॉरी हाँ, अमाउंट क्या होगा, 11 रुपये मिलेगा। फिर दूसरे साल भी अगर प्रिंसिपल 10 है तो उस पर भी कितना मिलेगा, 11 रुपये मिलेगा। अब इसका अगर मैं गुणा करता हूँ, 10 10 100 हो गया, और ये क्या हो गया, 121, यानी मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, 21। लेकिन ये 100 रुपये मेरा किसके इक्वल है, 6,000 के। 6,000 यानी अगर 100 की वैल्यू किसके इक्वल है, 6,000 के इक्वल है, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 6, 6,000 है ना, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 60। एक की वैल्यू अगर 60 हो गई तो ब्याज निकालने का मतलब है यहाँ पे गुणे 60 कर दीजिए, तो 21 गुणे 60 करेंगे, यानी 1260 रुपये आपको आ जाएगा। ये हुआ हमारा दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का। ऐसे और भी तरीके हैं, लेकिन आप सरल तरीके इसमें से जो भी रहेगा आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमारा आंसर कितना है, 1260 रुपये। अब इसे पूरा हल करके भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं रहेगा परीक्षा में कि आप इसको हल करें। इस साधारण सी विधि अगर समझ लेंगे तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं बाद में। चलिए अगला प्रश्न है, बोला 24 रुपये बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, और 200 रुपये अधिक बेचने पर कितने % का लाभ होगा, इस चीज को हमें ज्ञात करना है। वो बोला किसी वस्तु को अगर मैं 2400 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। कितने पर का, 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उसे 200 रुपये अधिक में बेचने पर कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सी बात है। तो पहले SP दिया है और आपको परसेंटेज प्रॉफिट भी दिया है, वहां से हम CP निकाल लेंगे। तो CP निकालने का सूत्र आपको मैंने बताया है दोस्तों। कैसे करोगे, 2400 मेरा SP था, अगर मुझे इस पर CP निकालना है, यानी कि 100 बटे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
मैं भी यहाँ पे रेशियो फॉर्म में नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया सीपी अगर निकालना रहता तो 100 ऊपर रहता और सेलिंग प्राइस क्या होती है नीचे आ जाती है। तो सेलिंग प्राइस से हम क्या करने जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस से हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, सीपी निकालने जा रहे हैं, इसलिए ये 100/120 लिखा जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, सीपी आ गया। इसको मैं अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, सीपी निकल जाएगा। अब इस सीपी में मुझे क्या करना है, ये सीपी आ गया। सीपी में मुझे क्या करना है, दो सीपी आने के बाद उसका कितना परसेंट प्रॉफिट है वो चीज़ निकालना है, लेकिन कितना, 200 रुपये इसमें ऐड करने के बाद, किसमें ऐड करने के बाद, 2400 और 200 कितना हो जाएगा, 2600। तो मुझे क्या करना है, 2600 का क्या करना है, देखना है कि वो कितना प्रॉफिट होता है। पहले यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे 0 0 कट गया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 200 हो गया, 200 का गुणा 10 में गया, तो मेरा सीपी का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2000। अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि अगर मैं उसे 200 अधिक रुपए में बेचूंगा, यानी मेरा अब एसपी कितना हो गया, 2600 हो गया, क्योंकि मैं 200 रुपये और ऐड कर दिया। तो 200 रुपये ऐड करने पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2600 हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 600 रुपये, यानी कि मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 600 का। किसके रिस्पेक्ट में, 2000 के रिस्पेक्ट में। बुढ़े से क्या कर दूंगा, 100। एक और जीरो यहाँ कट गया, बी 2 से भाग दिया, बी 2 3 6 जीरो, यानी 30% का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ नहीं किया, पहले मैंने क्या किया, सीपी निकाला। सीपी निकालने से मुझे क्या पता चल गया, कितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम लोग उसको क्या करिए, सीपी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए हैं बहुत ही। अगर आप एनालिसिस देख के जाते हैं रोज, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अब मुझे आने लगे हैं, ऐसा आपको फीलिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए भुजा वाले वर्ग तथा 3a भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात क्या होगा, देखिए प्रश्न मेरे पास ऐसा आया है, ए भुजा वाले का 3a भुजा वाले से अनुपात पूछा है। हो सकता है क्वेश्चन में 3a भुजा वाले भी हो सकता है पहले और a बाद में दिया हो। फिलहाल मेरे पास जो आंकड़ा आया है मैं उससे निकाल रहा हूँ। अगर 3a के रिस्पेक्ट में a का निकालना हो तो आपको रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो पहले वाले वर्ग का हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दूसरे वाली भुजा का भी ए, मतलब 3a का स्क्वायर, क्योंकि हमें अनुपात निकालना तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया, बटे में क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर। ए स्क्वायर कट गया, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 1:9 आ गया। अगर इसका अनुपात इसके साथ निकालने के लिए बोला है तो, और अगर इसका इसके साथ निकालने के लिए बोला जाएगा तब जस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 9:1 आ जाएगा। ओके, इतना आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है और उसके कोणों का अनुपात दिया गया है। और उसका अनुपात है आपको 5:8:11:12। ये है कोणों का अनुपात। तो हमें क्या करना है, बड़े कोण का माप ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है, चारों कोणों का रेशियो फॉर्म में दिया है तो हम लोग ये टोटल रेशियो कर लेते हैं। तो टोटल रेशियो हो गया 36, यानी 36 की वैल्यू होती है 360। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो 36 की वैल्यू कितने हैं, 360, यानी एक की वैल्यू यहाँ से आ गई आपको, एक यूनिट की वैल्यू आपको हो जाएगी 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई है। अब इसी 10 का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गुणा कर दूंगा। तो मेरा बड़ा कोण यहाँ पे, बड़े कोण का माप निकालना है तो यहाँ पे 12 यूनिट है। 12 यूनिट में एक यूनिट से गुणा कर दूंगा तो आपको आ जाएगा 120 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, बड़े कोण का माप हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक गाड़ी
को जाते समय, सॉरी, एक गाड़ी से जाते समय चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और आते समय उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो औसत चाल क्या होगी, ये चीज़ को ज्ञात करना है। यानी कि कोई व्यक्ति है, आपको जा रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि इस दिशा में जब जाता है तो चाल क्या रखता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा जाते समय। ये क्या है, चाल है जाते समय की इस दिशा में। और इस दिशा में आते समय आपको बताया गया है उसकी जो चाल है वो क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें इसका क्या करना है, औसत चाल निकालना है। और औसत चाल का आपको सूत्र बताया गया है। क्या सूत्र बताया गया है, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योगफल। ये हमारा पहला चाल है, ये हमारा दूसरा चाल है। तो 2 गुणे 80 गुणे 50 बटे में 80 और 50 को जोड़ा कितना आ गया, 130। शून्य शून्य कट गया, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, यानी 800 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया, औसत चाल हो गया। जो आंकड़ा दिया था उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न जो है वो आपको दिया, 25% की कमी होने पे वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो त्रिज्या है वो क्या हो रही है, 25% कम हो रही है। क्वेश्चन ऐसा है, वृत्त की त्रिज्या 25%, त्रिज्या में 25% की कमी आने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आर को क्या करना पड़ेगा, 2% लेना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ए का वैल्यू भी क्या होगा, 25, वो भी -25 होगा, और बी का वैल्यू भी क्या होगा, -25 होगा। है, दोनों मितियां हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, -25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, और 25 गुणे 25 बटे में 100। ये -50 हो गया धन, यहाँ पे ये 625 हो गया बटे में 100, यानी -50 प्लस 6.25। तो 50 में से क्या करना, 6 दशमलव को वहाँ से घटा देंगे, यानी कि -43.75%। यानी कि इतनी की कमी आ जाएगी, माइनस लगा है, यानी कि इतनी परसेंटेज की क्या हो जाएगी, इसके क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आपको दिया है एक जो भिन्न है उसको क्या करना है, पी, सॉरी, दशमलव है उसको क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में बदलना है। 3.14 बार को हमें क्या करना है, पी बटे क्यू में ज्ञात करना है कि पी बटे क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है दोस्त, जब आपको इस तरह के भिन्न को क्या करना हो, बटे में, सॉरी, इस प्रकार के दशमलव की संख्या को बटे में बदलना हो, तो सिंपल सी बात है, ये आपको नंबर जो है उसको प्लस करके लिख लीजिए, और यहाँ जो नंबर है उसको पूरा ले लीजिए। उसमें से जिसके ऊपर लाइन नहीं खींचा, जितने के ऊपर लाइन नहीं खींचा वो अंक कौन सा है उसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। बटे में देखिए, एक के ऊपर आपको छत है तो 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर छत नहीं है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3 + 13 बटे में 90। इसका मैं अगर गुणा करता हूँ तो ये हो गया 270 धन 13 बटे में 90, यानी कि 283 बटे 90। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोला है कि अगर 500 का 50% बराबर है डैश प्रतिशत,
का 2500, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, पहले मैंने परसेंटेज को परसेंटेज से क्या किया, उड़ा दिया। का मतलब होता है गुणा, यानी 500 गुणे 50 बराबर, मान लीजिए यहाँ x है, गुणे 2500। अब इसी को हल कर लीजिए, 2 शून्य यहाँ से काट दिया, और ये 5 से 25 5 बार गया, 5 से 5 एक बार गया, यहाँ पे 10 बचा, यानी x की वैल्यू आ गई 10। तो हमारा x 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सब सरल है, इसको तो आप आसानी से किए होंगे, आपका ऑप्शन भी सही गया होगा। लेकिन इस तरह के सवाल आने वाले परीक्षाओं की, जो बच्चे बाकी हैं जिनका परीक्षा भी बाकी है, वो सब देख के जाएं। ऐसे प्रश्न में कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में गड़बड़ भी हो जाता है, इसलिए आसानी से उसको सॉल्व करके शांत दिमाग से उसको आंसर दें। अगला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 4 साइन थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका देखो, न्यूनतम मान आपको यही बताया रहता है। ये जो यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा a, और यहाँ जो नंबर लिखा रहेगा, इसमें से जो छोटा नंबर रहेगा वही उसका क्या होगा, न्यूनतम मान। तो यहाँ 4 न्यूनतम है और 6 क्या है, बड़ा। तो अगर आपको अधिकतम मान पूछता तो अधिकतम मान 6 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है, 4 होता है। ये कैसे पता चला, आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता करना है तो आप क्या करिए, थीटा की जगह यहाँ पे 0 रख लीजिए। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी यहाँ पे 0 आ गया। प्लस 6 कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये 0 प्लस 6, यानी हाईएस्ट नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। और अगर साइन थीटा की जगह 90 रखते हैं तो 4 इंटू साइन 90, 4 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, प्लस यहाँ पे 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी 6 इंटू 0, तो 4 प्लस 0 यानी कि 4। तो छोटा वैल्यू कौन है इसमें, दोनों में 4, तो यानी कि 4 इसका क्या हो गया, न्यूनतम वैल्यू। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। तो ये डायरेक्टली आंसर आप यहाँ से बता सकते हैं कि 4 इसका क्या है, न्यूनतम मान है, और 6 क्या है, इसका अधिकतम मान है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बोला 3.25 प्लस 1.75 का होल स्क्वायर प्लस 3.25 माइनस 1.75 का होल स्क्वायर अपॉन 3.25 इंटू 3.25 प्लस 1.75 इंटू 1.75 की वैल्यू क्या होगी। इसको देखते ही हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। बिना देखे, मतलब देख के बिना सोचे समझे इसका उत्तर बता सकते हैं, 2 आएगा। कैसे आएगा उसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, a है, ये एक नंबर है। अगर इसको मैं a मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ, b, यानी ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ओके, बीच में प्लस, ये भी क्या है, a है, और ये क्या है, b है, यानी a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये दोनों आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये गुणा किया तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, यानी कि बन क्या रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से आप इसका आसानी से वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बोला है कि 4, 14 और 35 से पूर्णतः विभाजित और पूर्ण वर्ग हो ऐसी संख्या बताओ।
मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसी संख्या बताओ जो इस नंबरों से क्या हो, विभाजित भी हो और वह पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि वह किसी का क्या हो, वर्ग भी हो। ऐसा आपको दोनों कंडीशन वो बोल रहा है कि लागू होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लसावी निकाल लेते हैं। 14 और 35 का, 4, 14 और 35 का अगर हम लसावी निकालने जाते हैं तो 7 यानी 14, 7 25 35, 2 से इसको डिवाइड किया, यानी कि लसावी क्या हो रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 सत्ते 140, 140 क्या हो गया हमारा लसावी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 140 का खंड कर दूंगा, 140 का क्या करूंगा, खंड कर दूंगा। चाहे तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 आगे बढ़ा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 बचा, फिर यहाँ मैंने 5 लिखा, 1 आ गया। तो अब मैं अगर देखो तो यहाँ पे देखो 2 की जोड़ी तो बन रही है, लेकिन 7 और 5 की जोड़ी नहीं बन रही है। क्योंकि आपको तो ये पता चल गया 140 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ये भी आपको शर्त लागू होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो कम क्या हो रहा है, 2 तो जोड़ी बन रही है, लेकिन 7 की जोड़ी नहीं बन रही, 5 की जोड़ी नहीं बन रही, यानी कि मैं इस 140 में क्या करूंगा, 35 से गुणा कर दूंगा तो मेरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कमी क्या थी, एक 7 की और एक 5 की, तीन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आ गया, 35। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही नंबर आपको क्या होगा, इससे पूर्णतः विभाजित भी होगा और वर्ग भी होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 0, 14 25 70, हाथ से लगा 7, 14 3 42, 7 49। तो 4900 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 4900 वह संख्या है जो इन नंबरों को क्या करती है, विभाजित भी होगी इनसे और पूर्ण वर्ग भी है ये। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं कौन सी बाकी है अभी सवाल। ये क्वेश्चन अच्छा सा पूछा है, ए और बी का लसावी, मतलब दो नंबर है ए तथा बी और उसका एलसीएम दिया है, क्या है एलसीएम, सी है। तो हमें एस सी एफ ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सी बात, आपको पता है पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुणे एस सी एफ, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहला नंबर ए बोल रहा है गुणे दूसरा नंबर बी बोल रहा है बराबर एलसीएम सी है, एस सी एफ ज्ञात करना है। तो ये सी को यहाँ लाना है, ए गुणे बी बटे में सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई बात थी नहीं। चलिए अगला नंबर क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न, बोल रहा है किसी गांव की जनसंख्या 10% की दर से कितने साल में 1000 से 1331 हो जाएगी। किसी गांव की जनसंख्या, पॉपुलेशन बोल रहा है, 10% की दर से, यानी कि वृद्धि कितनी को हो रही है हर साल, 10% की दर से 1000 से 1331 हो जाएगी। कितने समय बाद बोल रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 10% की दर से 1000 से 1331, किसी गांव की जनसंख्या कितने साल में 10% की दर से 1000 से 1331 हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो जनसंख्या अभी फिलहाल क्या है, 1000 है, उसको बनना कितना है, 1331 है ना, और भी 10% की दर से बोल रहा है। यानी कि ये मेरा क्या हो गया, मैं बोल सकता हूँ ये मूलधन है और ये क्या है, मेरा ब्याज है, एक तरह से समझ सकते हैं। तो 1331 बटे 1000 बराबर 10% मतलब होता है, अगर 10% से क्या हो रहा है, 10% मतलब होता है 1/10, 1/10 यानी कि अगर 10 का है तो वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 11/10, और हमें पता करना है कितने साल में होगा, तो यानी कि एन की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप जानते हैं ये 1331 जो है वो 11 का घन है और ये क्या है, 10 का घन है। इसका मतलब है कि हमारा एन का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एन बराबर 3। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
1240 के विषम अभाज्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन बोला है? 1240 के विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे? 1240 का खंड कर लेते हैं। 2 से गया 6, 2 0, 2 से गया 3, 1 10, 2 से गया 2 15 10, 155, 155 3 5 से जाएगा 31। ये मेरा खंड हो गया, यानी 2 के ऊपर घात 3 गुणे 5 के ऊपर घात 1 और 31 के ऊपर घात 1। तो मुझे विषम की बात कर रहा है, बोल रहा है कि इसका मतलब है मैं इसको क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। तो यही विषम नंबर है। तो विषम के ऊपर जितना भी पावर रहेगा उससे क्या करेंगे? एक ज़्यादा लेंगे। तो 1 + 1 हो गया और यहाँ भी 1 है, यानी 1 + 1 हो गया, यानी 2 + 2 यानी कि 4। तो आपको विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणन आपको टोटल 4 हो जाएगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है 1 से 700 के बीच, 1 से 700 के बीच 17 से विभाजित संख्या कितनी है? ये हर बार आ रहा है कोई ना कोई, बस संख्या आपको चेंज हो रहा है। एक 7 का ज्यादा पूछ रहा है, याद रखिए 7 का ज्यादा पूछ रहा, हो सकता है कल आपको 7 का पूछे। तो 1 से 700 के बीच 17 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? सिर्फ ये रेंज चेंज कर रहा है, 7 पूछ रहा है, कभी 17 पूछ रहा है, कभी 13 पूछ रहा है, तो आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसके बीच का डिफरेंस आपको देखना है 700 है। तो 700 को 7 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। 7 एकम 7, बचेगा कितना? एक भी नहीं, यानी कि सॉरी 700 ये ना 17 से बोल रहा है वो, सॉरी 17 से विभाजित पूछ रहा है। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 17 चौक 68 होता है, यानी 4 आ गया यहाँ पे। बचा कितना? 2, 20 हो गया। तो 17 एकम 17, यानी 41 संख्याएं जो क्या है